औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिज़म को। और इस तरह है कि जिस तरह अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी में या ख़ुसूसन हम कह सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी से पहले या इवन 18वीं सेंचुरी में बहुत कम लोग इस तरह मिलते हैं जो कि एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो कि एनवायरनमेंटलिज़म की बात करते हैं, जो कि एनवायरनमेंटल डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। और बेसिकली इकोलॉजिज़म जो है ये बेसिकली एक इस तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या पॉलिटिकल थिंकिंग है या डॉक्ट्रीन है जो कि जिसका फोकस जो है बेसिकली ये है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान है इसी तरह राइट्स हैं एनिमल्स के, और जितना राइट जो है राइट टू प्रोटेक्शन वो इंसानों का है, इसी तरह जो है ये नेचर का भी है और एनवायरनमेंट का भी है। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि जिस तरह पहले भी हमने कहा कि जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ है इस पर ख़ुसूसन पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स ने बात नहीं की। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जो कि इकोलॉजिकल या ग्रीन पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं ये इमर्ज हो चुके हैं 19वीं सेंचुरी में। और बेसिकली इस तरह है कि ये जो कि इकोलॉजी का टर्म जो है ये जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल जो है उन्होंने 19वीं सेंचुरी ही में वो उन्होंने कॉइन किया था। और बेसिकली इस तरह है कि 19वीं सेंचुरी ही में ख़ुसूसन इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन से जितनी भी इन्वायरमेंटल इश्यूज सामने आई थी इसके ख़िलाफ़ जो है और इसकी रिएक्शन में इकोलॉजिज़म या हम कह सकते हैं कि ग्रीन पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है इसकी बुनियाद रखी गई। और ख़ुसूसन जो टर्म है वो एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट ही थे जिन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया। और इस तरह है कि मॉडर्न इकोलॉजिज़म जो है ये बेसिकली 1960s ही में इमर्ज हो चुका है। और बेसिकली इनका जो बेसिकली जो इनका जो मैन कंसर्न था या है वो पोल्यूशन था या पोल्यूशन है या रिसोर्सेज डिप्लीशन है, ओवर पॉपुलेशन है और अदर जितनी भी इश्यूज़ है जिनसे एनवायरनमेंट को ख़तरा है, जिनसे एनवायरनमेंट जो है ये असरअंदाज होता है। तो इस तरह चीज़ों पर जो है ग्रीन पॉलिटिकल आइडियाज़ या इकोलॉजिज़म जो है ये बात करती हैं। फिर इस तरह है कि ये ही कंसर्न्स जो है ये पॉलिटिकली आर्टिकुलेटेड है। और ख़ुसूसन ग्रीन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है दुनिया में या ख़ुसूसन यूरोप में, वहाँ पर यही लोग जो है एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सेफ़ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और कुछ लोगों में इनका इन्फ्लुएंस भी है सोसाइटीज़ में। और ख़ुसूसन जर्मनी में जर्मन ग्रीन्स जो है वो पावर भी शेयर करते हैं, गवर्नमेंटल पावर्स। और वो जो है थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली जो है यही फ़िलासफ़ी वो मतलब लॉबिंग करते हैं इस फ़िलासफ़ी के लिए, या ख़ुसूसन कोशिश करते हैं कि लोग जो है ये तस्लीम कर लें कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो है ये रियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज जैसी ख़तरात जो है ये रियल हैं, या इसका हल जो है सिर्फ़ और सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में है। इतना जो है वो चाहते हैं कि लोग जो हैं ख़ुसूसन में कम से कम लोगों में ये अवेयरनेस जो है ये पैदा हो जाए। बाद में इस तरह है कि इकोलॉजिज़म का जो सेंट्रल नेचर जो है ये एक उनके ख़्याल में इंटरकनेक्टेड होल है, जिनके फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि एज अ सिस्टम हम ले सकते हैं नेचर को, कि कोई भी पार्ट हम नेचर से जुदा नहीं कर सकते। अगर हम कह सकते हैं कि अगर एक पार्ट जो है ये इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़राब होता है तो दूसरी जितनी भी पार्ट्स है ये असरअंदाज हो सकते हैं। और ये जो है ये एम्ब्रेस करते हैं ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस जो है दोनों एक जैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि नेचर को भी वो प्रोटेक्शन की बात करते हैं, नेचर को एज अ होल समझते हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स है या नॉन ह्यूमंस है और ह्यूमंस है, दोनों का एक दूसरे पर मतलब एक इन्हिसार है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और इनके दरमियान जो है इंटरडिपेंडेंस है। और इसलिए उनके ख़्याल में ये है कि अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इसका जो इसके जितनी भी नुकसानात है वो हम तक पहुंच सकते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि यही चीज़ जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है इकोसेंट्रिक या बायोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से, दैट अकॉर्ड्स प्रायोरिटी टू नेचर और द प्लैनेट एंड दस डिफर्स फ्रॉम द एंथ्रोप एंथ्रोपोसेंट्रिक जो कि एंथ्रोपोलॉजी के सेंट्रिक जो हैं या ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव ऑफ कन्वेंशनल पॉलिटिकल थाट से जो है ये थोड़े आगे आ जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे वो
फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते थे या एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो है फ़िलासफ़ी को देखते थे, या ख़ुसूसन हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ थी वो ह्यूमन सेंट्रिक थी। और बाद में इस तरह हुआ कि ख़ुसूसन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, फॉर एग्ज़ाम्पल चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, तो जो कि जितनी भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स या ख़ुसूसन कुछ लोग जो हैं वो आए मतलब बायोसेंट्रिक या इकोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव की तरफ, या पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ तरफ, या पॉलिटिकल थॉट की तरफ, पॉलिटिकल आइडियाज़ की तरफ, कि अब जो है पॉलिटिकली स्ट्रगल भी करना चाहिए, ख़ुसूसन एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के लिए, या हम कह सकते हैं कि कायनात के लिए, यूनिवर्स के लिए, हम ये भी कह सकते हैं। और बेसिकली इस जो कि हम कह सकते हैं कि बायोसेंट्रिक या इकोसेंट्रिक जो जितनी भी पर्सपेक्टिव्स है, इनमें दो किस्म की लोग जो है वो सामने आए, दो किस्म के आइडियाज़ या डॉक्ट्रिन जो है हमारे सामने आए। एक जो है हम डीप इकोलॉजी की बात करते हैं, और बेसिकली वो इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि किसी भी तरीके से इंसान जो है अदर स्पीशीज़ से सुपीरियर है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनके ख़्याल में ये है कि और इवन नेचर से भी, कि नेचर से इंसान सुपीरियर है, अदर एनिमल्स से सुपीरियर है, अदर चीज़ों से सुपीरियर है, वो ये बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। और ये कहते हैं कि प्रोटेक्शन जो है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल राइट्स फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस के हैं, इस तरह या इंसानों के हैं, इस तरह एनिमल्स की भी है, इस तरह नेचर की भी राइट्स है। और बेसिकली ये बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि इंसान किसी भी तरीके से सुपीरियर है, या इंसान के लिए सारी चीज़ें जो है ये बनाई गई हैं। दूसरे हमारे साथ जो है ये शैलो इकोलॉजी हैं, जो कि ये इस बात को मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन नीड्स जो है और एंड्स के लिए, ह्यूमन नीड्स और एंड्स के लिए नेचर का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या नेचर जो है ये लाजमी है। और ये हम कह सकते हैं कि ये सुपीरियर मानते हैं ह्यूमन को अदर एनिमल्स से या अदर थिंग्स से या यूनिवर्स से। In other words, it preaches that if we can serve and cherish of the natural world, it will in turn continue to sustain human life. ये जो है ख़ुसूसन डीप इकोलॉजी के लोग जो है वो इसलिए इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर बात करते हैं कि वो कहते हैं कि ये इनका मतलब एक ऑब्जेक्टिव हक़ है। और जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल शैलो इकोलॉजी के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये इंसान के लिए लाजमी है, इंसान के लिए इसमें फ़ायदा है। फिर इस तरह है कि अदर क्रीड्स जो है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की, इकोलॉजिज़म की अदर क्रीड्स भी हमारे साथ मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल इको सोशलिज़म है, जो कि बात करते हैं कि इकनॉमिक जितनी भी इश्यूज़ है ये या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, ये इसका सबसे बड़ी वजह जो है ये कैपिटलिज़म है, या रेपेशियस कैस्ट पर प्रॉफिट जो है ये है कि जिनके ज़रिए से कैपिटलिज़म ही के ज़रिए से इंडस्ट्रियलाइजेशन का बुनियाद रखा गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही से उनके ख़्याल में ये है कि जितनी भी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है ये आते हैं। और दूसरा जो हमारे साथ है वो एक एनार्किज़म है, जो कि एक पैरेलल्स जो है ये ड्रॉ करते हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम इन नेचर एंड इन ह्यूमन कम्युनिटीज़ की, ह्यूमन कम्युनिटीज़ और नेचर के दरमियान जो है ये एक इक्विलिब्रियम है। और बेसिकली सोशल इकोलॉजी की जो है वो आइडियाज़ जो है इको एनार्किस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे साथ जो क्रीड है वो एक इको फेमिनिज़म है, और वो जो है उनके ख़्याल में ये है कि पैट्रियार्की जो है ये इकोलॉजिकल क्राइसिस की एक सबसे अहम जो है ये कॉज है। फिर इस तरह है कि डीप इकोलॉजी में कन्वेंशनल पॉलिटिकल क्रीड्स में हम कह सकते हैं कि ख़ुसूसन यही लोग जो है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायोसेंट्रिक या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक है, ख़ुसूसन या डीप इकोलॉजी के लोग जो है उनके ख़्याल में ये है कि कैपिटलिज़म और सोशलिज़म जो है ये दोनों जो है ये सुपर आइडियोलॉजीज़ हैं। दोनों जो है दोनों में इंडस्ट्रियलिज़म को लगाम नहीं दिया जा सकता, और बेसिकली प्रोडक्शन पर इनकी बुनियादें हैं। ये इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और फिर वो कहते हैं कि ये रिलेंटलेस ग्रोथ की बात करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि बहुत सा कैपिटल जो है हमारे साथ मौजूद हो, वो एक्यूमुलेट हो, और बहुत तेज़ी से हम आगे जा सके, या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये भी यूज़ करते हैं उन्हीं चीज़ों को जिनसे एनवायरनमेंट को, जिनसे सोसाइटी को एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो है ये पैदा होते हैं। और बेसिकली यही लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल
ये बायोसेंट्रिक इक्वालिटी की बात करते हैं, जिस तरह पहले भी हमने बात की कि जितने फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स हैं उनकी भी राइट्स है, जो और इक्वल राइट्स हैं, नेचर की भी राइट्स है, द सेम मॉरल स्टेटस एज दोज ऑफ ह्यूमंस, और उनकी भी सेम मॉरल स्टेटस है, मॉरल राइट्स हैं जिस तरह की ह्यूमंस के हैं। और बेसिकली वो पोर्ट्रा करते हैं, वो ये कहते हैं कि नेचर जो है ये एक एथिकल कम्युनिटी है, और इसमें इंसान जो है, ह्यूमन जो है, इसका हिस्सा है, ये एक कम्युनिटी है, एथिकल कम्युनिटी, लेकिन इंसान जो है सुपीरियर नहीं है, बल्कि इस इन्वायरमेंट का, इस कम्युनिटी का हिस्सा है। फिर इस तरह है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इकोलॉजिज़म जो है ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये की जाती है कि एंटी ग्रोथ है। दूसरी बात ये की जाती है कि इसका इकनॉमिक मॉडल जो है ये इस तरह नहीं देते या कन्फ्यूज़्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजिज़म जो है ये ख़ुसूसन एंटी टेक्नोलॉजी है, और या हम ये कहते हैं कि यही जो है कि ये एक अर्बन फैड है, या हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट इंडस्ट्रियल रोमांटिसिज्म का एक फॉर्म है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिज़म की दो मेजर जो है ये स्ट्रेंथ्स है। एक तो ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल फ़िलासफ़ी में है वो जो कि ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ थे, इससे उनसे एक मतलब एक डाइवर्जन था ये नेचर की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की तरफ। और दूसरी बात यह है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में एक सबसे पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने मतलब जो कि रिलेशनशिप में ह्यूमंस और नेचुरल वर्ल्ड की जो इम्बैलेंस है, इससे इसको अटेंशन दिया। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ आए, और फिर इस तरह है कि इन्होंने इस तरह मैनिफेस्ट किया इस बात को कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर बात नहीं करते तो इससे इंसान को या कम्युनिटीज़ को या ह्यूमन लाइफ को जो है ये ख़तरा है, और या हम कह सकते हैं कि नुकसान है। फिर इस तरह है कि इन कीपिंग विद ग्लोबलाइजेशन इट इज़ द नियरेस्ट थिंग पॉलिटिकल theory हैज़ टू अ वर्ल्ड philosophy and it has allowed political thought to be fertilized by insight and pagan religions and native cultures and eastern religions such as Buddhism, Hinduism and Taoism। फिर इस तरह है कि इस तरह इसके ख़ुसूसन जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो कि इकोलॉजी की बात करते हैं, इनमें सबसे पहला जो हमारे साथ है वो शमैचर जो है, फ्रेडरिक शमैचर जो है 1911 में से लेकर 1977 में वो रहे हैं। ये एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और इन्वायरमेंटल थ्योरिस्ट हैं। वो जो है ह्यूमन स्केल प्रोडक्शन और मतलब इकोलॉजिकल फिलॉसफी की जो है ये चैम्पियन हैं। और इसका उनका जो इकनॉमिक्स का एक नोशन है बुद्धिस्ट इकनॉमिक्स का, वो जो है इस चीज़ पर मतलब स्ट्रेस मतलब जोर डालते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरलिटी एंड राइट लाइवलीहुड एंड वॉर्न अगेंस्ट द डिप्लीशन ऑफ फाइनाइट एनर्जी सोर्सेज। वो जो हैं वो कहते हैं कि मॉरलिटी ख़ुसूसन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरलिटी एंड राइट लाइवलीहुड जो है इसका भी वो इस चीज़ की तरफ जो है इशारा करते हैं। और इस इन्वायरमेंटल डिप्लीशन जो है या फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंटल जो ख़तरात है इससे जो है वो लोगों को आगाह करते हैं। फिर इस तरह है कि वो अप्रोप्रिएट स्केल प्रोडक्शन चाहते थे, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन जो है इसके ख़िलाफ़ है इकोलॉजिज़म की इकोलॉजिस्ट। और बेसिकली इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की, जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इससे सोसाइटी में ग्रोथ भी हो, सोसाइटी में सोसाइटी की ज़रूरियात भी पूरी हों, और इसके बाद ये है कि इससे इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी ना हो, या ख़तरात भी ना हो, या ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसकी भी ना हो। और इसका जो सबसे अहम किताब है वो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल 1973 की ये किताब है। दूसरा हमारे साथ जो है जेम्स लेवलॉक है, जो कि कैनेडियन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट हैं और इन्वेंटर हैं, इन्वायरमेंटल थ्योरिस्ट हैं। वो जो है गॉया हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करते हैं, और बेसिकली वो कहते हैं कि वो पोर्ट्राई करते हैं अर्थ को एज अ बायोस्फीयर। अर्थ बायोस्फीयर जो है वो पोर्ट्राई करते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स सेल्फ रेगुलेटिंग या लिविंग बीइंग। और बेसिकली इसको वो एक ग्रीक गॉडेस की जो है नाम देते हैं, गाया ऑफ अर्थ, जो कि एक गॉडेस ऑफ अर्थ थी। ग्रीक एंशिएंट ग्रीक में यही नाम जो है वो देते हैं कि इंसान जो है अर्थ बायोस्फीयर जो है ये कॉम्प्लेक्स है, सेल्फ रेगुलेटिंग है या लिविंग बीइंग है। फिर इस तरह है कि
The Gaia hypothesis extends the ecological idea by applying it to the planet as an ecosystem and offers a holistic approach to nature. Lovelock supports technology and industrialization as an opponent of back to nature, mysticism and ideas such as the earth worship. वो जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी करते हैं, लेकिन ये है कि इससे इकोलॉजी को, इससे इन्वायरमेंट को, इससे इन्वायरमेंटल ख़तरात ना हो। और वो बेसिकली जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो है बैक टू नेचर की बात करते थे, ख़ुसूसन रोसो जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंसान जब से सिविलाइज हो चुका है तो उन्होंने उनके हाथ से कुछ अच्छा काम नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि बैक टू नेचर की बात करते हैं। और बेसिकली लवलॉक जो है वो इस चीज़ को मतलब रिजेक्ट करते हैं। और वो जो है उनकी किताबों में गाया जो है 1979 की किताब है, द एज ऑफ गाया जो है वो 1989 की किताब जो है ये अहम है इकोलॉजिज़म के लिए। तीसरा हमारे साथ जो है मरी बोगचन है, और ये बेसिकली एनार्किस्ट है, सोशल फिलोसोफर है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और बेसिकली सोशल इकोलॉजी की ये एक बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हैं। और बेसिकली एज एन एनार्किस्ट हैज़ एम्फसाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ नॉन हायरार्किक कोऑपरेशन विद इन कंडीशन ऑफ post scarcity and promoted decentralization and community within modern societies। वो जो हैं वो नॉन हायरार्किक कोऑपरेशन की बात करते हैं, और पोस्ट स्कैरसिटी या पोस्ट स्कैरसिटी कंडीशंस में वो नॉन हायरार्किक कोऑपरेशन की बात करते हैं, मतलब इक्वल बेस्ड कोऑपरेशन की वो बात करते हैं। और बेसिकली वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, और कम्युनिटी को जो है वो कम्युनिटी की बात करते हैं, कलेक्टिविटीज़ की बात करते हैं, और इसके ज़रिए से वो कहते हैं कि हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को जो है वो हम चैलेंज कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। हिज प्रिंसिपल ऑफ सोशल इकोलॉजी propounds the view that ecological principle can be applied to social organization and argue that the environmental crisis is a result of a breakdown of organic fabric of both society and nature। उनके ख्याल में ये है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का जो बेसिक काज है वो ये है कि एक ब्रेक डाउन आ चुका है, ना सिर्फ ये कि सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में, बल्कि सोसाइटी और या कम्युनिटी ऑफ और नेचर के दरमियान जो है एक ब्रेक डाउन आ चुका है, एक इम्बैलेंस आ चुका है, जिसके ज़रिए से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो है वो सामने आते हैं। उनकी किताबों में पोस्ट स्कैरसिटी एनार्किज्म ने 1979 की द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम है, और रीमेकिंग द हिस्ट्री जो है ये उनकी एक किताब है। फिर हमारे साथ जो है रडोल्फ बोरो हैं, और ये भी एक ग्रीन एक्टिविस्ट हैं। वो जो हैं इकोलॉजिकल थेरीज़ को वो सोशलिस्ट थेरीज़, सोशलिज़म से या सोशलिस्ट थेरी से वो रिकॉन्साइल करते हैं। और बेसिकली उनका आर्गूमेंट जो है कि ये है कि कैपिटलिज्म जो है ये एक रूट काज है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के, और इस लेड हिम टू एजर्ट दैट हुज कंसर्न विद ह्यूमन सर्वाइवल शुड कन्वर्ट टू सोशलिज़म। उनके ख्याल में ये है कि सोशलिज़म के ज़रिए से हम लड़ सकते हैं, हम इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल इश्यूज़ को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। दैट पीपल हु सपोर्ट सोशल जस्टिस मस्ट टेक अकाउंट ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। उनके ख्याल में वही लोग जो कि सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो ज़रूरी ये है कि वो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की भी बात करें। और वो कहते हैं कि वो इको सोशलिज़म से, जो कि कन्वेंशनल इको सोशलिज़म से, वो उससे बयान चल के वो कहते हैं कि इकोलॉजिकल क्राइसिस इज़ सो प्रेसिंग दैट इट मस्ट टेक प्रेसिडेंट ओवर द क्लास स्ट्रगल। इवन यहाँ तक कि वो जाते हैं कि क्लास स्ट्रगल से पहले वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो है ये सबसे बड़ा ख़तरा है, और हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सबसे पहले फाइट करना चाहिए। फिर हमारे साथ जो है उनकी किताब है सोशलिज़म एंड सर्वाइवल है, फ्रॉम रेड टू ग्रीन है, और बिल्डिंग द ग्रीन मूवमेंट 1986 की जो किताब है वो है। हम ये कह सकते हैं इन कंक्लूजन कि जितनी भी एक तो ये है कि इकोलॉजिज़म से के ज़रिए से हम कन्वेंशनल ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिटिकल फिलॉसफी से नेचर की तरफ आए, एनवायरनमेंट की तरफ आए। दूसरी बात यह है कि इनका मैन अहम मकसद और कंसर्न और एम ये है कि किस तरह हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं, इसको किस तरह हम उनकी राइट्स दे सकते हैं, किस तरह हम एनवायरनमेंट के ज़रिए से हम ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। अगर इस तरह ना हो तो किस तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है।